देश भीष्म परिस्थितियों से गुजर रहा है। भीष्म पितामह के रूप में, शक्तिमान के रूप में पूरा देश आपका अनुसरण करता है। आज की इस परिस्थिति में, भीष्म परिस्थिति में, टी3 न्यूज़ के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? शक्तिमान बन के मैंने बहुत सारे मैसेज दिए बच्चों को। शरीर कैसे ठीक रखें, कैसे बिहेव करें, एजुकेट कैसे करें, और शक्तिमान के माध्यम से मैंने सैकड़ों मैसेजेस दिए हैं। भीष्म पितामह ने भी अगर सीरियल में रहकर और देखकर लोगों को मैसेज दिया है कि भाई पुत्र को जो है वो क्यों नहीं करना चाहिए, सिर्फ पिता को ही ये सब कर्तव्य होता है पुत्र के लिए। तो भीष्म पितामह बन के भी अगर मैंने कुछ मैसेज दिया हो शक्तिमान पर आज इस कोरोना युग में, मैं यही कहूँगा कि चाहे मुकेश खन्ना की तरफ से हो, चाहे शक्तिमान की तरफ से हो, चाहे भीष्म पितामह की तरफ से हो, या यूँ कहो कि मोदी जी की तरफ से हो, आज एक ही मैसेज इम्पोर्टेंट है जो दिया जाना चाहिए और दिया जा रहा है। तो मैं टी3 न्यूज़ के माध्यम से अगर मैं आज का इम्पोर्टेंट मैसेज अगर देना चाहूँ तो मैं सबको यही कहूँगा कि आप इस वक्त जैसा कि कहा गया है उसको फॉलो करो। आपको कंप्लीट लॉकडाउन का जो आप लोगों को एक आदेश मिला है। देखिए, महाभारत के युद्ध में भी जब युद्ध होता था तो उस वक्त सेना लड़ती थी और सेनापति जो होते थे वो ऑर्डर देते थे, शंख बजाते थे, बोलते थे कि आक्रमण करो, या फिर वो अगर रोकते थे, पीछे करते थे, या फिर वो अगर चक्रव्यूह की भी रचना करते थे तो सारे सैनिक उसको फॉलो करते थे। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इस हालात में आजकल आप सभी लोग सैनिक के रूप में हो, मैं भी सैनिक के रूप में हूँ अपने घर में बैठकर। हर शख्स अपने घर में सैनिक के रूप में है, और अगर सेनापति कोई है तो वो मैं यही कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, क्योंकि मोदी जी इस वक्त पूरी जानकारी रखते हैं। सारे देश के डॉक्टर्स उनसे जुड़े हुए हैं, सारी आर्मी जुड़ी हुई है, सारे पुलिस फोर्स जुड़ा हुआ है, सारे वर्कर्स जुड़े हुए हैं, और वो इसको छोड़िए पूरा वर्ल्ड की हालात को देखकर उन्होंने अगर कहा है कि ये जो लॉकडाउन है वो 3 मई तक आगे और बढ़ाना चाहिए, तो गंभीरता तो होगी ना, क्योंकि ऐसे 130 करोड़ लोगों को घर में बिठा देना इतना आसान नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो विश्व के सामने हिंदुस्तान ने पैदा किया है। मोदी जी के सिर्फ 10 मिनट की 15 मिनट की स्पीच पर मानकर घरों में बैठ गए, और 130 करोड़ लोगों ने ये दर्शाया है कि अगर कोई युद्ध का समय आ जाए, चाहे वो पाकिस्तान से युद्ध हो, चाहे इस कोरोना से युद्ध हो, हम सब लोग मिलना चाहे तो एक साथ भी मिल सकते हैं। सो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर लॉकडाउन, काफ़ी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 14 तारीख को जो है वो लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, 21 दिन का। कई लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रॉब्लम्स तो है, बाहर निकलना पड़ता लोगों को, और बाहर निकलने को उन्हें सडनली रोक दिया गया है तो अच्छा है, लेकिन ज़रूरतों के मुताबिक कई लोगों को बाहर निकलना आवश्यक था। खास तौर पर दिहाड़ी मजदूर जो एक दिन की कमाई एक दिन में करके खाते थे, वो ऐसी-ऐसी जगहों पे अटक गए हैं जहाँ पर उनके पास ना काम है, ना उनके पास पैसे बचे हैं। वो अपने घरों से भी दूर हैं, और अपने जो रोज़ के काम होते हैं उनसे भी दूर हैं। उनको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। मैं मोदी जी को भी कहूँगा, मोदी जी की सरकार को भी कहूँगा, सारे ऑफिसरों को कहूँगा, फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए उन लोगों को जिनको आपने अटका दिया है किसी भी जगह पर, उनको फर्स्ट प्रेफ़रेंस दीजिए। सुनने में आता है राशन दिया जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि उनको पैसे उनके अकाउंट्स में डाले गए, लेकिन कई लोग मुझसे आकर कहते हैं सर हमको नहीं मिला है। कई फेसबुक में लोग अपनी बातें कहते हैं सर हमें कुछ नहीं मिला है। अगर ये बात है तो ये बहुत ही गलत और बहुत ही गंभीर और बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे यही सिटीजन्स हैं जो हमारे देश के नागरिक हैं, जिसको मोदी जी पर विश्वास है, और उनको ये राशन, उनको ये मदद पहुंचनी चाहिए। मदद के लिए बहुत करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए सामने लाए जा रहे हैं, पर मैं अगर शक्तिमान बन के बोलूं तो मुझे ये देखना है कि हर शख्स तक वो पैसा, वो मदद पहुंची है कि नहीं। रियलिटी कभी कभी कुछ और होती है, पेपर्स में कुछ और होता है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, जो भी काम डॉक्टर्स कर रहे हैं, वार्ड ऑफिसर्स कर रहे हैं, पुलिस कर रही है, मैं सैल्यूट करूँगा उन लोगों को। इस सिचुएशन में भी उन्होंने जो काम किया है, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि देखा जाए कि सबको अगर हमको अंदर बिठाना, और अंदर बिठाना बहुत ज़रूरी है। मैं कह दूंगा कि अगर आप बाहर निकलोगे तो आप धीरे से
पूरे उस चंगुल में जा रहे हो, आप इस लक्ष्मण रेखा को जो मोदी जी ने आपके इर्द-गिर्द डाली है, इसको अगर आप तोड़ दोगे, तो वही हाल होगा जो सीता जी का हुआ था। जब लक्ष्मण की उसने उल्लंघन कर दिया था रेखा का, रावण के चंगुल में फँस गई थी वो। आज अगर आप इस रेखा को तोड़ोगे, कोरोना के चंगुल में फँस जाओगे। कोरोना आपके घरों तक नहीं पहुँच सकता। आप बाहर जाओगे तो कोरोना बोलेगा आजा, आजा, आजा और आप कोरोना के चंगुल में फँस जाओगे। तो ये तो बात तो सीधी है कि घर में बैठना है। और मैं एक तरफ तो ये कह रहा हूँ कि सरकार को देखना चाहिए कि इनको इनके प्रॉब्लम सॉल्व हो। दूसरा मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा कि मैं देख रहा हूँ जगह-जगह पर लोग बाहर निकल आते हैं। बहुत डिस्टर्बिंग टीवी में विजुअल्स होते हैं जहाँ पर हज़ारों लोग जमा हो जाते हैं एक जगह के ऊपर। बसेस के ऊपर बैठ के बिहार के या झारखंड के लोग जाने की कोशिश कर रहे थे। ट्रेनों की तरफ कर रहे थे, आज तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ भी देख रहा हूँ, इवन निजामुद्दीन दिल्ली में जो जो किस्सा हुआ, जो जमात का ये जो एक बहुत ही भयावह एक पक्ष सामने आया है, उसको तुरंत रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, यूँ, 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 यूँ करके आपके केसेस बढ़ जाएँगे। इसलिए मैं अपनी तरफ से सिर्फ एक एक कहना चाहूँगा कि अगर पुलिस नहीं सँभाल पा रही है, मेरी ये सलाह है, मिलिट्री को बुलाइए आप। मिलिट्री पुलिस लोकल रहती है, उसकी कुछ न कुछ उनकी बंदिशें होती है। मिलिट्री लेवल का प्रॉब्लम है, देश का प्रॉब्लम है, देशद्रोह का प्रॉब्लम है। अगर कोई भी देशद्रोह करके जमात की तरह अगर कोई स्कैंडल करके लोगों में अगर बाँटना चाहता है कोरोना, तो पकड़िए उनको इमीडिएटली और डाल दीजिए जेल में। उसके लिए कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़रूरत पड़ी तो टैंक खड़े कर दो कि आप नहीं आ सकते बाहर। कंट्रोल करना है तो पूरा कंट्रोल कीजिए, अदरवाइज जो इतनी मेहनत है वो मेहनत शायद पानी में न चली जाए। इसलिए मेरी सरकार से भी सलाह है कि पुलिस लेवल की ये बात अब नहीं रह गई है, ये बात मिलिट्री लेवल तक जानी चाहिए। हर मिलिट्री हर राज्य में मिलिट्री तैनात होनी चाहिए। और अगर हमको लॉकडाउन चाहिए तो कंप्लीट लॉकडाउन तभी होगा जब जब मिलिट्री आ जाएगी वहाँ पर, क्योंकि मिलिट्री के ऊपर कोई भी एमएलए एमपी का कोई दबाव नहीं रहता, कोई पहचान नहीं रहती, वो न्यूट्रल रहते हैं और वो कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ मेरी ये शक्तिमान की तरफ से भी सलाह है देश की सरकार को कि मिलिट्री का इस्तेमाल किया जाए, ताकि हम इस बढ़ते हुए कोरोना के डर को ख़त्म कर सकें। क्या जो हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं उसका नतीजा है ये? ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगना, लाखों जानवर मर गए, आईएसआईएस द्वारा लोगों की हत्याएं करना, ओजोन लेयर का खत्म होना, इंसान के द्वारा पूरी पृथ्वी को हड़प लेना, दंगे करना, क्या जो हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं उसका नतीजा है कोरोना? बहुत सही सवाल आपने उठाया है कि क्या हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। यस, आज से नहीं, पिछले 50 सालों से पूरी मानव जाति, खास तौर पर जो ये बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं, ये बड़े बड़े जो जो अपने आप को कहते हैं हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो लोग प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। ओजोन लेयर भी धीरे धीरे हिलने लग गई थी उनके भेजे हुए गैसेस को लेकर। वो सारे फुटप्रिंट्स जो उनके कार्बन फुटप्रिंट्स की वजह से, वो तो शुरुआत थी। गर्मी बढ़ गई है, धीरे धीरे पानी ग्लेशियर से पिघल रहा है, समुद्र का लेवल बढ़ेगा। लेकिन अगर हम कोरोना को लेकर अगर हम बात करें, क्या कोरोना भी इस प्रकृति के दोहन का परिणाम है? तो यस, ये भी एक प्रकृति से, जिस दिन आप प्रकृति से खिलवाड़ करोगे, जिस दिन आप प्रकृति के नियम को और उसकी गति को रोकने की कोशिश करोगे, अपना दिमाग खुद लगाकर चेंज करने की कोशिश करोगे, उस दिन ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे। कोरोना ये वायरस निकला है चाइना से, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। चाइना ने छुपाया है, चाइना ने बहुत बड़े लेवल पे मिस्टेक की है। चाइना ने देश दुनिया भर में इसको फैला दिया है, खुद अपने लोगों को 3 महीने में ठीक करके, 4 महीने में ठीक करके अब कहता है कि मैं ठीक कर सकता हूँ। इसके पीछे कहीं ना कहीं शकुनी की चाल है चाइना की। और चाइना में जो कुछ भी हुआ है, अगर कई लोगों ने कहा है कि जानवरों से ये वायरस निकला है, खास तौर पर चमगादड़ से निकला है। और चाइना की तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, खान पान की जो जो सिस्टम है, हमारे यहाँ पर एक बहुत मशहूर कहावत है, यू आर वॉट यू ईट। आप वही हैं जो आप खाते हैं। आप सात्विक खाना खाते हैं तो आप सात्विक हैं, तामसिक खाते हैं तो आप तामसिक हैं, आप राजसी खाना खाते हैं तो आप राजसी बन जाएंगे। लेकिन अगर आप कीड़े मकोड़े खाने लग जाओगे, आप जानवरों को खाने लग जाओगे, जानवरों को पकड़ पकड़ कर, पता नहीं, मुझे तो सुनकर भी कभी कभी हैरानी होती है कि जिस तरह से खान पान मुझे आके बताते हैं, चाइना में कुछ भी खाते हैं, सांप खा जाते हैं, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, चमगादड़ तक को खाने की।
ये लोग पालते हैं। और ये बात जिस दिन आप जानवरों जानवरों को के लिए जंगल बना हुआ है, हमारे लिए शहर हमने अपने आप को बना लिया, उनको दूर कर दिया है। लेकिन अगर हम उनके भी इलाके में घुस गए, अगर हम उनके भी करीब जाके उनके भी इलाके में डिस्टर्ब करेंगे, तो जानवर हम पे भी अटैक करेंगे और डिस्टर्ब करेंगे। वो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप जानवरों को काट के, मार के, उनको बेचना शुरू करो दुनिया भर में, और उससे जिस तरह से ये चाइना में हो रहा है, ये अभी ये बात बाहर निकली है कि चाइना में बहुत बड़े लेवल पर पशुओं का निर्यात होता है या पता नहीं क्या होता है, उसको उससे बहुत कुछ उसको स्टोर करते हैं। वो उस उनके अंदर ये वायरस बनता है। जानवरों का जो वायरस होता है वो पहले भी आ चुका है। पहले भी अगर आप देखो तो काफ़ी इस तरह के वायरसेस आए हैं। चिकन करके एक वायरस आया था, काऊ करके उन्होंने एक वायरस का नाम दिया था उन्होंने। ये हम क्यों नहीं जानवरों को उनके हालात पर, उनके उनके कम्फर्ट लेवल पे क्यों नहीं छोड़ देते उनको? मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हमारा शरीर बना है सिर्फ़ वेजिटेरियन फूड खाने के लिए। आप वेजिटेरियन फूड खाइए, क्योंकि आपके दांतों की संरचना, शरीर के पाचन तंत्र की संरचना सिर्फ और सिर्फ आपको वेजिटेरियन फूड के लिए है। लेकिन हम सालों से टेस्ट के लिए, मुंह के स्वाद के लिए, या अपने आप को मॉडर्न बताने के लिए हमने नॉन वेजिटेरियन खाना शुरू किया, जो वेस्टर्न कंट्री से निकला है, इंडिया में भी जगह जगह फैल गया है। और धीरे धीरे गलतियों का एहसास हो रहा है, और धीरे धीरे लोग नॉन से वेज की तरफ भी आ रहे हैं। लेकिन ये जो प्रकृति का दोहन इस वक्त चाइना में हुआ है, मुझे शक ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जानवरों के साथ एक तरह का एक भयानक मजाक और एक खिलवाड़ और क्रूरता करने के बाद ये प्रकृति भी सज़ा देती है आपको। और ये प्रकृति ने सज़ा दी है। अगर ये वहाँ से निकला है तो फिर ये समझने की ज़रूरत है कि प्रकृति का दोहन मत कीजिए। प्रकृति आपके एन्जॉयमेंट के लिए बनी है। प्रकृति आपको सुख देती है। फल, फूल, पेड़, नदी, नाले, पहाड़, ये सब आपके एन्जॉयमेंट के लिए भगवान ने बनाए हैं। पर ये भी कहा है कि साथ-साथ मिलकर रहो। प्रकृति को प्रकृति रहने दो और खुद जो है उसको एन्जॉय करते रहो। लेकिन जिस दिन आप उनके अंदर घुस जाते हो, उस दिन प्रकृति इसी तरह के बड़े-बड़े जो है वो प्रॉब्लम्स लेकर आती है, आपदाएँ लेकर आती है। सो काइंडली स्टॉप प्रकृति का दोहन, धीरे-धीरे बंद कीजिए पुत्र, बंद कीजिए। मुकेश जी, आपकी बातें सुनकर बड़ी हिम्मत बढ़ी। क्या कोरोना के खिलाफ जंग जीत पाएंगे हम? कोई भी जंग जो होती है वो जीतने के लिए ही होती है। चाहे वो कौरव लड़ रहे थे महाभारत का युद्ध, या पांडव लड़ रहे थे, मकसद सिर्फ जीत का था। कभी धर्म की जीत होती है, कभी अधर्म की जीत होती है। इस वक्त भी हम जो कोरोना के खिलाफ महाभारत से भी ज़्यादा बढ़ गए। 18 दिन का महाभारत का युद्ध हुआ था, ये 21 दिन क्रॉस कर गया, और अभी और जाकर 3 मई तक क्रॉस कर गया। ये युद्ध हम लड़ रहे हैं, ये युद्ध पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड लड़ रहा है। एक छोटे से छोटा एक अणु ने पूरी दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों को घुटनों पर टिका दिया है। चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे स्पेन हो, चाहे इटली हो, चाहे चाइना हो, चाहे हिंदुस्तान हो। इस एक छोटे से अणु ने, जिसको लोग अभी तक देख नहीं पा रहे, उसने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को हिला दिया है। ये इकोनॉमी का जो लॉस हुआ है, ये पहले बहुत सालों पहले हुआ होगा। अभी पिछले 25-50 साल तक ये कभी इस तरह का जो है ड्रॉप नहीं आया है इकोनॉमी में, और वो इकोनॉमी का ड्रॉप इसमें आया है। इसका असर बहुत लंबा जाने वाला है। पर जीत तो अंत में होती ही है हमेशा धर्म की, इसलिए जीत तो हमारी होगी ही। पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है इसके पीछे, और कहीं ना कहीं वैक्सीन तो निकल आएगा, और जिस दिन वैक्सीन निकलेगा उस दिन ये धीरे धीरे साफ हो जाएगा। पर अगेन वही स्कैंडल की बू आती है कि चाइना, जिसने शुरुआत की है वुहान से, उसने अपने वुहान में लाइटें शुरू कर दी हैं, सेलिब्रेशन शुरू करवा दिया, लोग घूमने शुरू कर रहे हैं, लोग धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमने तो 4 महीने का लॉकडाउन किया और हम ठीक हो गए, और वर्ल्ड को बताने की कोशिश करें, लेकिन वर्ल्ड नहीं मान रहा उनकी बात से। इसके पीछे भी साजिश की बू आती है कि इनके पास या तो उसका इलाज था, और उन्होंने जिस पूरे वर्ल्ड में लोगों को भेजा, उनके कई आदमी बाहर गए हैं। इवन एक और तबका जो खड़ा हुआ है हमारा जमात से, उसके पीछे भी यही साजिश है
कि जाओ तुम तो मरोगे, औरों को भी ले डूबो, हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। ऐसे हालात में, जिसे हम कभी कभी ह्यूमन बॉम्ब्स भी कहते हैं, इस तरह से मुझे बताया गया है कि शुरुआत हुई है और उनके लोग जो हैं वो पूरे देश भर में फैल गए हैं। इसीलिए वो फैलना अचानक अच्छा जा रहा था इंडिया का ग्राफ, और सडनली बिगड़ गया। कोरोना से हम डेफिनेटली जंग जीतेंगे, प्रोवाइडेड सरकार और भी स्ट्रिक्ट हो जावे। जैसे कि मैंने अभी कहा कि पुलिस से अगर ये मामला नहीं निपटता, नहीं संभलता, तो मिलिट्री को लेकर आओ, क्योंकि युद्ध है ये। ज़रूरी नहीं सीमा का युद्ध होता है, ये अपनी ज़िंदगी, अपने लिए जीने का, अपने अस्तित्व का युद्ध है। तो आर्मी का काम ही होता है युद्ध लड़ना। अगर हम इसको कोरोना युद्ध कहते हैं, तो मैं माफ़ करना, मैं पुलिस को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन आप यूपी देखिए, आप बांद्रा का केस देख लीजिए, अचानक 1000 लोग आ गए, स्टेशन पर खड़े हो गए। कहाँ से आ गए? क्यों आए? अगर आते तो कहते मजदूर थे इतने दूर से। किसी के हाथ में बैग था? नहीं था। और दूर से आते तो क्या मालूम नहीं पड़ता रास्ते के पुलिस को कहाँ जा रहे हो तुम लोग? सडनली लोग एक बांद्रा स्टेशन के पास में आ गए, वर्कर्स हैं, वर्कर्स हैं, वर्कर्स हैं, ट्रेन जाने वाली है। इसके पीछे की साजिश पुलिस पकड़ सकती है, लेकिन बीच में एमएलएज आते हैं, एमपीज आते हैं, खुद का स्वार्थ आता है। इसलिए अगर हम बहुत जल्द, और मुझे लगता है कि ये होगा ज़रूर बहुत जल्दी, सेना ला दी जाए जगह जगह पर, और स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन भी स्ट्रिक्ट हो जाए, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो जाए, तो हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं। क्योंकि कोरोना से जंग जीतना अभी तक यही है कि जितना दूर रहोगे उतनी जल्दी आप कोरोना को हराओगे। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग कहा गया है। अगर हमने सोशल डिस्टेंसिंग को माना, अपने सारे कायदे कानून माने, सरकार ने उनको कन्विंस कर दिया, उनको कंफर्टेबल लेवल पर कर दिया, तो हम इस कोरोना की जंग को जीत सकते हैं। लेकिन अगर फिर इस तरह के स्कैंडल हुए तो ये थोड़ा सा जंग लंबी खिंच जाएगी। इसलिए कोरोना को हराया जा सकता है। वैक्सीन तो आनी ही है, 6 महीने लगेंगे या 2 महीने लगेंगे या साल लगेगा, लेकिन डिसिप्लिन आना आपके हाथ में है। जिस दिन डिसिप्लिन आएगा, हम कोरोना को पुश करके भगाने में हम कामयाब हो जाएंगे। मैं सरकार को शक्तिमान की शक्ति देना चाहता हूँ। पितामह भीष्म की तरफ से यही कहना चाहता हूँ, विजयी भव पुत्र विजयी भव, क्योंकि आपकी विजय पर देश के 130 करोड़ तबके की विजय है। इसलिए आपका विजयी होना बहुत ज़रूरी है। मुकेश जी, लॉकडाउन में T3 न्यूज़ के दर्शकों से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।